नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक और क्राइम की घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो उसी समय की है जब मैं डीआईजी रेंज या आईजी रेंज बरेली हुआ करता था। बात 2 अक्टूबर 2020 की है। शाम करीब 5:45 बजे मिंटू कश्यप सन ऑफ सुखलाल, गांव इसका भदारी, थाना बीसलपुर, पीलीभीत, ये थाना बीसलपुर पर आ गया। थाने वालों ने बताया कि इंस्पेक्टर साहब है नहीं, आपको जो कहना हो बताइए। उसने कहा नहीं साहब, हम इंस्पेक्टर साहब से ही बात करेंगे। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर बीसलपुर श्री सुनील शर्मा थाने पर आ गए। उनको देखते ही मिंटू कश्यप खड़ा हो गया और काफ़ी दुखी और परेशान होकर हाथ जोड़ने लगा और उनके पैर पकड़ लिए। उसकी परेशानी देखकर सुनील शर्मा उसे अपने साथ अपने कक्ष में ले गए। थानाध्यक्ष का एक जो कक्ष होता है थाने में, उसी में ले गए। उन्होंने पूछा, क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो, क्यों रो रहे हो? मिंटू कश्यप ने कहा कि मैं गरीब आदमी हूं, मजदूरी करके अपना पेट, अपना परिवार चलाता हूं, और मैं धान की कटाई की मजदूरी के सिलसिले में जनपद उन्नाव गया था। कल सुबह रोज की तरह मेरा बेटा 8 वर्ष का कीरत, सुबह वो 6 से 7 गांव में ही एक पप्पू मास्टर नाम के टीचर हैं, उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था। 7 बजे वो ट्यूशन पढ़ के आ गया और उसकी माँ ने उसे चाय पिलाया और वो ये कह के गया कि मैं बच्चों के साथ खेलने जा रहा हूँ। दिन के करीब 12 बज गए, खाने का टाइम हो गया, लेकिन कीरत लौट कर नहीं आया। माँ परेशान हुई, उसने अपने पड़ोसियों को बताया। टोला पड़ोस की महिलाएं इकट्ठा हुई और वो सब उसको ढूंढने के लिए वहाँ से गांव में घूमने लगीं, बच्चों से पूछने लगीं। किसी ने भी उसको देखने से इनकार किया। थक हार कर उसने मुझे फ़ोन किया। मैं उन्नाव से भाग कर आ गया। रात भर मैंने भी ढूंढने की कोशिश की, दिन में ढूंढने की कोशिश की, और बहुत तलाश करते करते मेरा पूरा गांव मेरे साथ था। मेरे लड़के की लाश गांव के ही रूम सिंह सन ऑफ दिलीप सिंह के गन्ने की खेत में, उस समय पानी चल रहा था, यानी पानी नहर से खेत तक नाली के माध्यम से लाया जा रहा था। पानी लाने की उस नाली में गड़ा हुआ, यानी उसमें नीचे करके ऊपर से मिट्टी डली हुई, मिट्टी से ढका हुआ वो शव बरामद हुआ। उसकी गर्दन कटी हुई है। किसी व्यक्ति ने मेरे बेटे की हत्या कर दी। मैं बहुत परेशान हूँ। ये सुन के सुनील शर्मा, उसकी बात सुन के, इकलौते बेटे की बात सुन के वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने थाने के एक मुंशी को कहा कि जो ये कह रहे हैं, अनपढ़ आदमी हैं, जो ये कह रहे हैं, एक दरखास्त की शक्ल में उसको लिख दीजिए। मुंशी ने उसकी तहरीर लिखी और उस पर आदेश हुआ एफआईआर करने का। क्राइम नंबर 500/2020 धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई और वायरलेस से सभी संबंधित को सूचना दी गई कि इस तरह 8 वर्ष के एक बच्चे की हत्या होने की सूचना थाने पर प्राप्त हुई है। फिर वही पुलिस का सेट ड्रिल, वायरलेस से सूचना, कंट्रोल रूम को सूचना, डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट, फॉरेंसिक यूनिट, सर्विलांस, क्राइम ब्रांच, सब लोगों को तत्काल मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया। सीओ बीसलपुर, एडिशनल एसपी पीलीभीत और एसपी पीलीभीत को भी बताया गया। चूंकि बच्चे की जघन्य हत्या का मामला था, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी गांव में, टोले पड़ोस में किसी बच्चे के साथ कोई हादसा होता है तो लोग उसे अपने आप से एसोसिएट कर लेते हैं, उसमें उसे अपना बच्चा दिखाई देने लगता है और फिर बहुत बड़ी संख्या में मौके पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन न हो जाए, इसके लिए आसपास के थानों के इंस्पेक्टर्स और उनके साथ पुलिस फोर्स गांव में भेजी गई। सभी अधिकारी, एसपी जयप्रकाश, डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी, वहाँ के जो एडिशनल एसपी हैं, सीओ बीसलपुर, इंस्पेक्टर बीसलपुर, सारे लोग वहाँ मौके पर पहुँच गए। थोड़ी देर में डॉग स्क्वाड,
सर्विलांस, फील्ड यूनिट, ये लोग भी सारे लोग पहुंच गए। कम से कम 500 लोग पहले ही बच्चे के आसपास इर्द गिर्द घूम चुके थे, क्योंकि मैंने बताया बहुत भीड़ ज़्यादा थी। येलो टेप लगा के भीड़ को थोड़ा दूर किया गया ताकि फील्ड यूनिट अपना काम कर सके। पहले नंबर डॉग स्क्वाड का आता। डॉग स्क्वाड का जो हैंडलर था वो उसके उसके पास ले गया। जो पैरों की महक, जो उनकी गंध होती है, स्मेल, उसको लेके उसे आगे जंगल की तरफ थोड़ी दूर गया, फिर वो लौट आया। बार बार कोशिश की गई कि शायद कोई सही स्मेल इसको मिल जाए और हमें ये मुलजिम तक पहुंचा दे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं किसी कमेंट में हैंडसम हंक नाम के किसी सज्जन, मेरे मित्र होंगे, प्रशंसक होंगे, उन्होंने किसी एपिसोड में ये कमेंट किया था कि डॉग स्क्वाड हमेशा 10-15 मीटर घूम कर वापस आ जाता है। ये सुनकर हंसी आती है। आप मेरे मित्र, आप जो भी इसको समझें, लेकिन मैंने अपने कई एपिसोड में ऐसे क्राइम के खुलने की घटनाएं बताई हैं जो सिर्फ और सिर्फ डॉग की वजह से खुली हैं। कोई और हिकमत काम नहीं आई, कोई और ज्ञान काम नहीं आया, कोई और तरकीब काम नहीं आई, और अल्टीमेटली उसी डॉग ने स्मेल के सहारे क्राइम को खोला, उसका अनावरण किया, उसका वर्कआउट किया, मुलजिम तक पहुंचाया। लेकिन ये नेसेसिटी है, क्राइम का इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की नेसेसिटी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार डॉग हमें हमारे लक्ष्य तक या हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ तक हमें पहुँचा दे। इस बार भी ऐसा हुआ कि चूंकि फुटफॉल बहुत ज़्यादा था, करीब करीब 500-700 आदमियों का फुटफॉल उस समय हो चुका था, तो स्मेल बहुत दूर तक नहीं जा सकी। खुला जंगल था, तेज़ हवा थी, बंद स्थान पे थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं डॉग्स। बहरहाल वो ट्रैक नहीं कर पाया। कोई फिजिकल एविडेंस, भौतिक साक्ष्य मौके पर नहीं मिले। खेत में चूंकि पानी लगा था, खेत में मिट्टी गीली थी, धंसी हुई थी, दलदल थी, उसमें बहुत अच्छे फुटप्रिंट मुलजिम के मिल सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग वहां पर पहले ही विजिट कर चुके थे। मौका देखकर वहाँ पे जो अधिकारी थे उन्होंने कहा, भाई फुटप्रिंट तो इतने साफ आ रहे हैं, लेकिन करीब करीब 150 या 200 के आसपास फुटप्रिंट हैं और ज़्यादातर ओवरलैपिंग हैं। एक आदमी आया, उसका फुटप्रिंट हुआ, उसके बाद दूसरा आदमी आया, तो इतने ढेर सारे 150-200 फुटप्रिंट प्लास्टर ऑफ पेरिस की कास्ट से निकाल कर उसे फॉर्म में ले आना बहुत मुश्किल काम है, और इससे कुछ बहुत ज़्यादा हासिल होने वाला भी नहीं मालूम दे रहा था। तो ये तय किया गया कि जो फील्ड यूनिट के पास SD कैमरे हैं, उन कैमरे से सभी फुटप्रिंट की नज़दीक से क्लोजअप से उनकी फ़ोटोग्राफ निकाल ली जाए, और अगर मुलजिम पकड़ा गया तो गीली मिट्टी पर ही उसके इसी तरह के फुटप्रिंट लेके इससे मैच कराने की कोशिश की जाएगी, अगर फुटप्रिंट अब तक सही सलामत बचा होगा तो वो 150-200 जो भी वहाँ पर फुटप्रिंट गीली मिट्टी में अच्छे फुटप्रिंट दिखाई दे रहे थे, उनका क्लोजअप लेकर उनकी फ़ोटोग्राफ निकाली गई। इस तरह से डॉग स्क्वाड बहुत कुछ नहीं बता पाया, सर्विलांस भी बहुत कुछ नहीं बता पाया, फील्ड यूनिट भी कुछ बहुत ज़्यादा, सिवा फुटप्रिंट वहाँ पर, वो भी इतनी बड़ी संख्या में कि उससे मुलजिम तक पहुँचना उस समय लगभग नामुमकिन लग रहा था। कोई लीड नहीं मिली। पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी पीलीभीत जिला हेडक्वार्टर भेज दी गई। चीड़घर में अपने समय पर, यानी OPD के बाद दिन में 1:30-2 बजे पोस्टमार्टम शुरू हुआ। बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम हाउस यानी चीड़घर के सामने काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी। पोस्टमार्टम के बाद उसका शव उसके पिता और परिजनों के सुपुर्द किया गया। वो लोग घर ले आए और नाबालिग बच्चे के अंतिम संस्कार में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस तरह से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रात में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी थाने पर उपलब्ध हो गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरी, यानी शरीर पर आई चोटों के कारण सदमे और अत्यधिक
रक्तस्राव से मृत्यु का होना पाया गया। अंतिम संस्कार के बाद अगले दिन 3 तारीख को अंतिम संस्कार हुआ अक्टूबर में, और 4 तारीख को पूरी टीमें बनाकर गांव में भेजी गईं। घर वालों के, गांव वालों के, टोला पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के जो लोग मौजूद थे, सबका नाम, पता, मोबाइल नंबर और उनके बयान नोट किए गए। ज़्यादातर लोगों ने बताया कि बहुत सीधा परिवार है, मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करता है, किसी से कोई रंजिश नहीं है, कोई खेती योग्य ज़मीन नहीं है। बच्चा चूंकि पढ़ने में तेज़ था, इसलिए उसके माँ बाप अपना पेट काट कर उसे ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे। 2 दिन की मशक्क़त के बाद कहीं पर पुलिस नहीं पहुंच पाई। डॉग स्क्वाड को फिर बुलाया गया। गांव में जो आवारा टाइप के 2-4 लड़के मिले, ऐसा लग रहा था कि कहीं किसी कुकर्म के कारण या किसी कुकर्म करने के प्रयास के कारण किसी बच्चे से ये बच्चे ने ये घटना दुर्घटना या हत्या न कर दी हो। उनको सबको बुलाया गया, खड़ा किया गया। डॉग स्क्वाड का डॉग फिर आया, उनकी परेड कराई गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सर्विलांस यूनिट को भी बहुत कुछ नहीं पता लगा। गांव में कुछ ऐसे लोगों को जिन पर गांव के लोग ही शक कर रहे थे, चाहे वो रंजिशन शक कर रहे थे, चाहे रंजिशन नाम बता रहे थे, उनके नंबर सर्विलांस यूनिट को दिए गए। सर्विलांस यूनिट ने उनका CDR निकाला, उसकी एनालिसिस की, लेकिन वो भी कहीं पहुंच नहीं पाए। हर दूसरे तीसरे दिन टीम का कोई न कोई आदमी पता करने की गरज से गांव में जाता था, घूम कर चला आता था। ये वाकया होते होते लगभग 2 महीने बीत गए। तीसरे महीने में, जब हर महीने की क्राइम मीटिंग होती है, मैं बहुत बार अपने एपिसोड्स में बता चुका हूँ कि डिस्ट्रिक्ट के सभी थानेदार यानी सभी थानाध्यक्ष, सभी राजपत्रित अधिकारी, SP, एडिशनल SP, COs और बाकी जो यूनिट्स होती हैं, जैसे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जैसे फायर सर्विस, ये सब उस क्राइम मीटिंग में आते हैं और अपने पूरे महीने भर का ब्यौरा लेकर आते हैं। SP अपने रिकॉर्ड के हिसाब से ये देखते हैं कि कौन कौन से केसेस अनवर्कड आउट हैं, किसमें वर्कआउट हो गए हैं लेकिन मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ये सब वहाँ रिव्यू किया जाता है और वहीं पर परफॉर्मेंस देखी जाती है थानों के थानाध्यक्ष की। अगर परफॉर्मेंस नहीं अच्छी होती तो वहीं बता दिया जाता है कि वो हटने के लिए तैयार रहें। अनवर्कड आउट केसेस को, छोटा जिला है, बहुत ज़्यादा क्राइम नहीं है, तो आकर SP जो जयप्रकाश उस समय SP पीलीभीत थे, वो बीसलपुर की इसी बच्चे की हत्या की घटना पर अटक गए। इंस्पेक्टर बीसलपुर से पूछा कि आखिरकार 2.5 महीने हो गए हैं, इसमें क्या हुआ। इंस्पेक्टर ने फौरन कहा कि प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत ही गंभीर प्रयास कर रहा हूं, बहुत जल्दी वर्कआउट कर दूंगा। ये बात मैं इसके पहले भी कई एपिसोड में बता चुका हूं कि जब बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं होता और उसके बाद पूछा जाता है तो एक रटा रटाया जवाब है कि प्रयास किए जा रहे हैं। मृत्युंजय उपाध्याय जी ने अपने एक कमेंट में लिखा है कि प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है का मतलब कुछ नहीं हुआ है। मैं आपसे सहमत हूं। मृत्युंजय की इस बात पर मुझे एक वाकया याद आ गया कि प्रयास कर रहा हूं, प्रयास किए जा रहे हैं, गंभीर प्रयास कर रहा हूं, जल्दी वर्कआउट करूंगा। ये पुलिस का बहुत ही प्रचलित जुमला है, बहुत ही प्रचलित वाक्य है, जो अपने बचाव के लिए, अपनी गलती छिपाने के लिए, अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए पुलिस में जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं या जो उनको काम दिया जाता है नहीं कर पाते हैं तो यही कहते हैं। जो वाकया याद आया वो ये कि मेरे सर्विस का पहला दिन था सोनभद्र में। पहली पोस्टिंग पर मैं वहाँ पहुँचा 1 दिसंबर को। मैंने अपने एपिसोड 1 में या 2 में इसका जिक्र किया है। मैं थाना रॉबर्ट्सगंज से सीधे SP साहब को सलाम करने या उनको ये बताने कि मैं आ गया हूँ वहाँ पहुँचा। 10 बज गए थे और वहाँ क्राइम मीटिंग हो रही थी। बाहर ये बताया गया कि साहब, नए CO साहब ट्रेनिंग के बाद जिनको आना था वो ज्वाइन करने के लिए आ गए हैं। मुझे इशारा हुआ कि मैं भी क्राइम मीटिंग में जाकर, SP सोनभद्र श्री KND द्विवेदी उस समय थे। दिन था 1 दिसंबर 1990 का।
समय था करीब 10:30 बजे। बगल में राजपत्रित अधिकारियों के लिए लगाई गई कुर्सियों में से एक में मैं भी बैठ गया। पहली बार ज्वाइन करते समय आप ट्यूनिक, जो अंग्रेज़ों के ज़माने की वर्दी होती थी, अब बंद हो गई है, लेकिन उस ज़माने में वो प्रचलन में थी, ट्यूनिक पहनकर और स्रोट लगाकर इस तरह से वहाँ पहली पोस्टिंग पर ज्वाइन करते समय एसपी के सामने प्रस्तुत होना होता था। क्राइम मीटिंग बदस्तूर जारी थी। मुझे थाने का नाम याद नहीं है, लेकिन किसी एक थाने की इसी तरह की घटना जो कई महीने से वर्कआउट नहीं हो पा रही थी, उसका नंबर आया। एसपी साहब श्री के.एन.डी. द्विवेदी साहब ने उससे पूछा क्या बात हुई, कहीं आगे बढ़ी। तपाक से उत्तर दिया इंस्पेक्टर ने कि सर प्रयास कर रहा हूँ, जल्दी वर्कआउट कर दूंगा। इस पर कप्तान साहब नाराज हो गए। उन्होंने कहा 6 महीने से हर क्राइम मीटिंग में तुम प्रयास करते हुए दिखते हो, ये कौन सा प्रयास है कि आज तक फलीभूत नहीं हो रहा है। उसको बहुत डांटा और एक किस्सा सुनाया। बोले मैं समझ गया तुम्हारा प्रयास कैसा है और इस प्रयास में तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, तैयार हो जाओ। उन्होंने किस्सा सुनाया कि एक बार जंगल के राजा शेर ने बहुत लंबा शिकार कर लिया। इतना पेट भर गया कि वो अपनी गुफा या अपनी मांद में जाके सो गया। 2-3 महीने हो गए जंगल के जानवरों को जब जरूरत पड़ती तो ये पता लगा कि राजा साहब ढूंढे हुए नहीं मिल रहे हैं। जंगली जानवरों की एक मीटिंग हुई कि साहब ऐसा लगता है कि हमारे राजा साहब फौत हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, हमें राजा नया चुनना पड़ेगा। एक सभा हुई, सभा में सर्वसम्मति से बंदर को राजा चुन लिया गया। ये कहा गया कि ये सबसे एक्टिव हैं हमारे बीच में, दौड़ भाग कर लेते हैं, तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत अच्छा करते हैं, लिहाजा इनको राजा बना दिया जाए। सभी जानवरों ने एक स्वर से बंदर को अपना राजा चुन लिया। 3-4 महीने बाद जब नींद खुली, शेर की मान से बाहर आया, जोर से चिघाड़ लगाई, तो कोई भी जानवर उसके पास नहीं आया। जबकि राजा जब चिघाड़ता था तो दौड़ के सारे जानवर आ जाते थे कि राजा साहब कोई फरमान सुनाने वाले हैं, लिहाजा उनके पास चलना होगा। कोई नहीं आया। इधर उधर देखा, 100 कदम आगे पीछे जाके देखा, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, किसी ने राजा की तरफ नहीं देखा। तब तक उसको वहां पर बकरी का एक मेमना दिखाई पड़ गया। उसने पंजे से झपट्टा मारा और मेमने को दबा दिया। मेमना चिल्लाया, उसकी मां बकरी वहां पर आ गई। उसने कहा कि इसको छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा तुम लोग अभी तक कहाँ थे, मैं बहुत देर से चिल्ला रहा हूं। तो उसने कहा हमारे राजा जो हैं दूसरे हैं, आप हमारे राजा नहीं रहे। शेर ने कहा ठीक है, अपने राजा को बुला लो, अपने मेमने को छुड़वा लो। बकरी भागती भागती बंदर के पास गई और उसने कहा कि पुराने वाले राजा बाहर आ गए हैं और उन्होंने हमारे मेमने को पंजे में दबा रखा है। मेमना चिल्ला रहा है, जल्दी से चलिए, मेरे मेमने को छुड़वा लीजिए। बंदर वहाँ से एक छलांग में एक पेड़ पे चढ़ा, पेड़ की दूसरी डाली पे चढ़ा, दूसरी से 5वीं डाली पे चढ़ गया, ऐसे उल्टा पूंछ से लटक गया, फिर तीसरी डाली पर, फिर कूद के पत्थर पर, फिर वहाँ से कूद के दूसरे पेड़ पर। नीचे नीचे बकरी उसको देखते देखते आगे बढ़ती रही। कभी कुलांटे मारने लगा, कभी पूंछ से बांध के बार बार एक ही डाल पर चक्कर लगाने लगा। करीब 2 घंटे हो गए। इस बीच में मेमने की आवाज धीमी पड़ने लगी। बकरी ने कहा कि राजा साहब, लगता है शेर उसको मार डालेगा और आप वहां तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। बंदर नीचे आया। उसने कहा जब से तुमने बताया है तब से मैं कितनी भाग दौड़ कर रहा हूं, मेरे प्रयास में कोई कमी हो तो बताओ। कप्तान साहब ने कहा ये तुम्हारा प्रयास यही है, तुम कभी वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, बकरी के मेमने को वहां से नहीं छोड़ा पाओगे जैसा बंदर कर रहा था। इस डाल से उस डाल कूद रहे हो, उस डाल से उस डाल कूद रहे हो, इधर से उछल के उधर जा रहे हो, बस केवल यही कर पा रहे हो।
वो दिन है, यानी हमारी नौकरी के पहले दिन, हमारे पहले एसपी की कही हुई ये बातें कि प्रयास कर रहा हूँ, जल्दी कर लूँगा, बहुत ही गंभीर प्रयास कर रहा हूँ। जब भी अब कोई ये प्रयास करने वाली बात कहता है, चाहे बतौर एसपी या बतौर एसपी सिटी क्राइम मीटिंग या ऑर्डली रूम में, तो पहले तो मुझे हंसी आती है, मुंह नीचे करके मैं हंस लेता हूँ। फिर मैं सामने वाले को देख के उसकी रीडिंग करके चेहरे पे ये जान जाता हूँ कि ये सफ़ेद झूठ बोल रहा है, इसने अब तक कुछ नहीं किया है। पूछा जाएगा तो बताएगा इनका बयान लिया, उनका बयान लिया, क्राइम ब्रांच को बुलाया, उनसे बात की, एक किस्सा सुना देगा। प्रयास करने का मतलब, अच्छा वो सिर्फ इसी पुलिस की बात नहीं है, जो भी प्रयास करने की बात करता है। टीवी पे कुछ लोग कहते हैं हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे ये सुनता हूँ मैं हंसने लगता हूँ कि ये झूठ बोल रहा है, सफ़ेद झूठ बोल रहा है। प्रयास करने का मतलब यही मेरी समझ में है। बहरहाल एसपी पीलीभीत ने भरी मीटिंग में इंस्पेक्टर को बहुत लताड़ा और कहा कि सारे क्राइम ब्रांच सर्विलांस और सीडीआर से ही नहीं खुलते। कोई क्राइम हुआ तुम लोगों ने फ़ौरन सर्विलांस वालों से बस पीछे पड़ जाते हो, सीडीआर निकालिए, नंबर बताइए, लोकेशन बताइए, कौन हो सकता है ये बताइए। लेकिन सारे क्राइम ऐसे नहीं होते कि वो सर्विलांस से ही खोले जाएं। कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है, सादे में आदमी लगाइए और हर परिवार और परिवार के हर सदस्य की गतिविधि और उसकी सूचना इकट्ठा करिए। मैनुअल इंटेलिजेंस जो ज़माने से होती आ रही है उसका कोई तोड़ नहीं है। आप ऐसा करिए, और मैं चाहता हूँ कि 2.5 महीने आपने निकाल दिए हैं, महीने भर और लग जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगले क्राइम मीटिंग में आप इस प्रयास शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ कंक्रीट रिजल्ट के साथ क्राइम मीटिंग में आएंगे। इंस्पेक्टर सुनील शर्मा को अपनी कुर्सी खतरे में दिखी। उसने थाने के आधे से अधिक सिपाहियों को बुलाकर ब्रीफ किया, सादे में किया, और उनसे कहा कि आप लोग गांव में जाकर एक एक परिवार के एक एक आदमी के एक्टिविटी को पूछिए, जांचिए, परखिए, पता करिए, क्रॉस एग्जामिन करिए, क्रॉस वेरीफाई करिए, और ये देखिए कि ये घटना किसने की है। और 1 हफ्ते में रिजल्ट भी मिल गया। गांव के ही ओम प्रकाश का लड़का मदन घटना के बाद 1 महीने तक गांव में नहीं था। 1 महीने बाद वो गांव में आया और अपना जो नॉर्मल क्रियाकलाप था उसमें लिप्त हो गया, उसमें अपना काम करने लगा। जिस सिपाही की ड्यूटी परिवार जाके पता करने की थी, उसने उससे बात की, पूछा कहाँ गए थे, कभी उसने इधर का बताया, कभी उधर का बताया। वहीं से टेलीफोन से उसने वेरीफाई करने की कोशिश की, उसकी आधी बातें झूठ निकली, दाल में कुछ काला निकला, और ये भी कि बात करते समय वो बार बार उसका चेहरा फक पड़ रहा था। फेस रीडिंग से सिपाही ने समझा कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसे थाने पर लाया गया और बहुत थोड़ी सी पुलिसिया सेवा सत्कार और सेवा शुश्रूषा करने पर ही उसने सब कुछ बता दिया। दरअसल जो उसका हाव भाव और उसके चलने का ढंग था, उसको लेकर गांव के बच्चे उसे, जो थर्ड जेंडर को कहा जाता है, जिन जिन शब्दों से उसे नवाजा जाता है, वो शब्द यूज़ करके उसे चिढ़ाया करते थे और बहुत चिढ़ाया करते थे। उस दिन वो जंगल की तरफ से गांव लौट रहा था, हाथ में हंसिया थी, खेती किसानी के काम से लौट रहा था मदन। उसी समय इधर से कीरत, जो मृतक लड़का था 8 वर्ष का, वो जाते हुए मिल गया। मदन को देखते ही उसने वही शब्दों की फब्तियां कस दी जो हमेशा बच्चे उसको चिढ़ाया करते थे, और वो कह के वो भागने लगा जंगल की तरफ। वहां आगे पेड़ों के नीचे एक समतल स्थान था जहां बच्चे खेल रहे थे। गुस्से में मदन ने अपने हाथ की जो हंसिया थी वो बहुत जोर से उसकी तरफ उछाल दी, फेंक दी, और दुर्भाग्य कीरत का कि वो हंसिया सीधे जाके उसके गर्दन में फंस गई। कीरत वहीं गिर गया। मदन ने पास जाकर देखा
तो उसके गर्दन से बड़ी मात्रा में खून निकल रहा था। मदन का कहना है, मैं डर गया। चूंकि वो बच्चों के आने जाने का रास्ता था, उसे ऐसा डर लगा कि हो सकता है बच्चे खेल से वापस आते समय इसे देख लें, तो उसे खेतों के बीच घसीट कर ले गया। वहां देखता रहा। थोड़ी देर में उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये मर गया। उसे थोड़ा आगे घसीट कर नहर से जो नाली में पानी खेत तक लाया जा रहा था, पानी तेज था और ज़्यादा था, वहीं ले जाकर उसे पानी में गीली मिट्टी के बीच में गाड़ दिया। और वहाँ पर गाड़ने के बाद उसने हाथ पैर धोए, अपना हंसिया धोया, सीधे घर आया, हंसिया रखा और वहाँ से बरेली भाग आया। वहीं पर रिक्शा चलाने लगा। 22 दिसंबर को, 1 अक्टूबर की घटना और 22 दिसंबर को मदन को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। घटना के दिन पहने हुए कपड़े और आला कतल हंसिया बरामद कर लिया गया। 14 जनवरी 2021 को सभी साक्ष्यों के साथ चार्जशीट नंबर 28 और उसके सभी एनेक्शर्स केस डायरी के, उसे इकट्ठा करके न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। एक प्रश्न और लीरिनो डी कॉस्मिक की आईडी के नाम से किसी सज्जन ने पूछा कि अब आप रिटायर हो गए हैं, क्राइम के डाटा की एक्सेस आपको कैसे मिलती है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि जस्ट ए क्यूरियोसिटी, मैं सिर्फ जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। तो मेरे मित्र, ये सभी घटनाएं उसी समय की हैं जब मैं वहाँ पर प्रभारी था, जब मैं मेरे सुपरविज़न में चारों जिले थे। और हर घटना का प्रेस नोट संबंधित आईजी, संबंधित डीआईजी और संबंधित एडीजी को भेजा जाता है, मेल से भेजा जाता है। वो सब मेरे पास संकलित है और मेरे ही समय की घटना है, उसमें किसी के एक्सेस करने की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जितनी घटनाएं मैंने आपको बताई हैं अब तक, रिटायरमेंट के पहले या रिटायरमेंट के बाद, उन सभी घटनाओं का मेरा सीधा पर्यवेक्षण था, सीधा सुपरविज़न था और सबके बारे में जानकारी है, इसीलिए मैं आपके सामने उनको प्रस्तुत कर पाता हूँ। आज के इंसिडेंट के बारे में, इस निरीह बालक कीरत की जान अनायास चली गई। मदन ने सबक सिखाने के लिए हंसिया फेंका, डराने के लिए भी हो सकता है, मारने की नीयत से भी हो सकता है, लेकिन उसका दुर्भाग्य कि वो हंसिया उसके गले में धंस गया और ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन एक यहाँ बड़ा प्रश्न है। जैसे मदन के अंदर ईश्वर का दिया हुआ कोई शारीरिक गुण या अवगुण है और इसी वजह से बच्चे उसे टॉन्ट करते थे, चिढ़ाते थे, कोई नाम दे रखा था, शब्दों के ढेर सारे बाजार में उपलब्ध शब्दों से उसकी बौछार कर देते थे। और इस बात की जानकारी गांव के सभी बड़े बुजुर्गों और सभी माँ बाप को थी कि छोटे छोटे बच्चे इसको किस नाम से या किस प्रकार से या किस शब्द से चिढ़ाते हैं। और कभी किसी बुजुर्ग या माँ बाप ने बच्चों को ऐसा करने से या ऐसा कहने से मना नहीं किया। उनको मना करना चाहिए था। इंसान के तौर पर ऐसे लोगों की इज्जत करना सिखाना चाहिए था, बताना चाहिए था कि ये भी इंसान है, ये जैसे भी हैं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ कि हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में ईश्वर के प्रदत्त गुण अवगुण वाले 1-2 व्यक्ति ज़रूर मिलते हैं। जैसे जिसकी एक आँख खराब है उसको काना कहते हैं, काना काना कह के उसको बच्चे चढ़ाते हैं, सबकी जानकारी में होता है। किसी का पैर खराब है उसको लंगड़ा कह देते हैं, जिसका हाथ खराब है उसको लूला कह देते हैं, जो बहुत काला है उसको कालिया या करिया कहते हैं, जो छोटा है उसको नाटा कहते हैं। वो बच्चे यही कह के ऐसे व्यक्तियों को चिढ़ाया करते हैं, जो सभी बड़े बुजुर्गों और माँ बाप की जानकारी में होता है, लेकिन उनको रोकने या उनको बताने या उसकी ज़रूरत कोई नहीं समझता।
ऐसा करना चाहिए। इसमें उस बच्चे या उस आदमी की जिसका पैर खराब है उसका क्या दोष है? जिसकी आँख खराब हो गई है उसका क्या दोष है? जिसका हाथ खराब हो गया है, पोलियोग्रस्त हो गया है, उसका क्या दोष है? और अगर आप उसको ऐसा, अपने बच्चे को, अपने पड़ोसी को अगर आप ऐसा कहने से नहीं रोकेंगे, तो जिस किसी दिन उस व्यक्ति की सहने की सीमा समाप्त हो जाएगी, सहने की सीमा वो क्रॉस कर जाएगा, तो ऐसी ही घटनाएं होंगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे, और अगर नहीं सहमत हैं तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।